तक इस देश में शिक्षा, चिकित्सा जैसी चीजें आम आदमी के लिए उपलब्ध नहीं होती, तब तक वो सपना अधूरा है। मैंने बताया अभी डाटा देकर आपको, 90% आदमी इस देश के 25,000 रुपए महीने से भी कम कमा पाते हैं। मेरे एक मित्र है, यही हमारे साथ ही काम करते हैं, पुराने साथी हैं, 30 साल पुराने, दीपक वर्मा जी यही हैं मौजूद इस समय। अभी परसों ही मेरे से कह रहे थे, बताओ कैसे आदमी का जीवन यापन होगा। 2 बच्चियां पढ़ती हैं, एक 12th में एक 10th में, 16,000 रुपए फीस जाती है। इतनी ही फीस चाहिए ट्यूशन वाले के लिए। एक आदमी जो 20-25 हजार रुपए महीने कमाता है, उसका जीवन कितना कठिन है इस व्यवस्था के अंदर, इसकी कल्पना हम लोग कर सकते हैं। और अगर ऐसा समाज ये आजादी के 75 साल बाद बना है, तो आप फिर कल्पना कर सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों का सपना कितना पूरा है और कितना अधूरा। जब तक वो सपना पूरा ना हो, ऐसे आयोजनों का कोई महत्व नहीं बनता। मैं पिछले 2 साल से चिल्ला चिल्ला के इस बात को कह रहा हूं, और एक बार फिर आपके सामने रिपीट करूंगा। कुर्सी और डलवा दो, उधर कुर्सी पीछे, रिंकू बेटा कुर्सी और डलवा दो, पीछे साफ करवा कर डलवा दो, लोग खड़े हुए हैं। कोरोना काल में 1.5 साल स्कूल बंद रहे। कितने परसेंट स्कूल हैं जिन्होंने 25% फीस भी छोड़ी? एक भी नहीं है। बच्चा कहता है एक भी नहीं है। अब मुझे एक नेता बता देना, सही कह रहे हो, गाजियाबाद के पार्षद गिन लेना, यहाँ की स्थानीय पार्षद भी हैं, स्थानीय मेयर भी हैं, स्थानीय विधायक के तो कुल 1 दर्जन स्कूल हैं, स्थानीय एमपी भी है, स्थानीय मुख्यमंत्री भी है, स्थानीय प्रधानमंत्री भी है। अगर एक ने एक शब्द भी इस विषय पर कहीं से कहीं तक बोला हो, अब इसी से समझ लेना आप कैसा देश आप बना रहे हैं। शिक्षा और चिकित्सा से बढ़कर तो समाज में कुछ भी नहीं है, या है इनसे ज्यादा कुछ? अगर पिछले 75 साल में इस देश ने सबसे ज्यादा किन्हीं 2 चीजों को बेचा है, तो एजुकेशन को और मेडिकल को बेचा। और कोई राजनीति के इस पे एक बात करने के लिए तैयार नहीं है। टीवी पे इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले चाँद मुल्ले बैठा रखे हैं सारे चैनलों ने, जैसे इस्लाम के सबसे बड़े विद्वान और पैरोकार यही हैं, और 2 भारतीय जनता पार्टी के बैठा रखे हैं, और जबरदस्त हंगामा चल रहा है, जैसे कुत्ते बिल्ली लड़ते हैं, ऐसी लड़ाई होती रहती है और पोलराइजेशन होता रहता है हिंदू मुसलमान का, और पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री के पद पर एक पार्टी का भी। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब यह है कि नेताजी को याद करने का उद्देश्य तभी पूरा होता है अगर वैसा समाज भी बने। उन्होंने तो जो उनकी कुर्बानी थी, जो उनसे बन पड़ा, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ दिया, और वो उस परिदृश्य से, उस सीन से हट गए। अब इसको बनाए रखना, बचाए रखना, बढ़ाना या नष्ट कर देना, ये किसके हाथ में? तो हमारे हाथ में। महाभारत का एक प्रसंग है, मैंने कई बार उसको कोट किया है। जिस समय भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे, तो जो पांडवों की माता जी थी, बड़े वाले 3 पांडवों की, कुंती, वो उनसे मिलने गई, और उन्होंने कहा कि पिताजी, पितामह, जो पूर्वजों से हमें मिलता है उसके हम उत्तराधिकारी होते हैं, और जो आने वाली पीढ़ियों को हम देकर जाते हैं उसके हम उत्तरदायी होते हैं। उत्तराधिकारी और उत्तरदायी में ये अंतर होता है। आजादी हमें मिल गई, मैंने तो आजादी में ही जन्म लिया है, उसी में जीवन चल रहा है। आजादी हमें मिल गई, उन्होंने सर्वस्व अपना देकर हमको आजाद करा दिया, क्योंकि हम उनके उत्तराधिकारी हैं। लेकिन अगर ये आजादी को हम बनाए नहीं रखेंगे, तो उसके लिए जिम्मेदार हम ही लोग होंगे, हम ही इसके लिए उत्तरदायी होंगे। ये हमारा फर्ज बनता है कि इस आजादी को हम बनाए रखें, बचाए रखें, जो लोग हमसे बिछड़ गए उनको जोड़ें, उनको वापस लाएं, और इस आजादी का लाभ जो समाज का सबसे पिछले तबके में जो आदमी खड़ा है उस तक पहुंचे। महात्मा गांधी की एक कसौटी है, उस कसौटी पर विचार करना। उन्होंने कहा था, जब भी तुम्हारे ऊपर तुम्हारा अहंकार हावी हो, धन का, रूप का, पद का या किसी भी और चीज का, और या गुस्सा हो तुम्हें किसी के ऊपर, तो जो तुम करने जा रहे हो उसे करने से पहले जो आपने कमजोर से कमजोर व्यक्ति देखा हो, उसके बारे में सोचना कि मेरे इस करने से इस आदमी को क्या लाभ प्राप्त हो। जो समाज का सबसे अंतिम श्रेणी में खड़ा हुआ आदमी, अगर देश की आजादी का लाभ अंतिम श्रेणी में खड़े हुए उस आदमी तक नहीं पहुंचता, तो ये आजादी अधूरी है, ये आजादी झूठी है, और ये छल है इन तमाम राष्ट्र नायकों के प्रति जिन्होंने अपनी कुर्बानियां, अपना सर्वस्व दे दिया। 20-20 साल की उम्र में फांसी के फंदे लोगों ने चूमे। 1857 की लड़ाई में अमरेश मिश्रा की किताब है वॉर ऑफ सिविलाइजेशन, उसे पढ़िए आप। उसने डेटा देकर बताया, उस आदमी ने 1857 की लड़ाई में 1 करोड़ आदमी मारा गया।
ये रही दिल्ली। इस दिल्ली के अंदर जो कत्ले आम हुआ है, जो कसाई खाना चला है, हजारों आदमी पेड़ों के ऊपर टंगे हुए थे। यही मंच पर हमारे हरवीर जी बैठे हुए हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हरवीर जी एक बार खड़े हो जाइए ना। ये मोदी नगर के पास गांव सीकरी के रहने वाले हैं। मोदी नगर के पास गांव सीकरी है, जहां देवी का मेला लगता है हर बार अप्रैल के नवरात्रे के उस पर। 131 लोगों को तो इनके गांव में फांसी दी गई थी। आज भी वो पेड़ है। 8 जुलाई को ये हर साल वहां कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसे आप लखनऊ कहते हैं। ये अवध का इलाका, ये वाजिद अली शाह का इलाका, इसके अंदर पेड़ों के ऊपर 2.5 लाख लोग टांगे गए। तो ये आजादी की कीमत है। और अगर इस आजादी का लाभ समाज के पीछे अंतिम खड़े हुए आदमी तक नहीं पहुंचता तो ये आजादी अधूरी है और ऐसे आयोजनों का कोई महत्व नहीं बनता। नेताजी को याद करें, उनके जीवन को समझें, उसको अपने जीवन में उतारें और समाज तक उनके आदर्शों को ले जाने की कोशिश करें, ताकि ये समाज ऐसा बन सके जैसा वो वास्तव में चाहते थे। तब ये हमारा सपना पूरा हो। आज का ये हमारा कार्यक्रम प्रदेश सम्मेलन है। आज हम अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के जो नवनिर्वाचित हैं श्री विजय जुआठा जी, उनको ये पद देने के लिए जा रहे हैं। वो कार्यक्रम अभी आगामी होगा। तो ये प्रदेश सम्मेलन में ये बातें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ बारे में मैंने रखी। देखो साथियों, कोई राजनीतिक पार्टी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 लोगों के आप हस्ताक्षर तैयार करो, किसी वकील को करो और एक राजनीतिक दल गठित कर लो। इस देश में करीब 3000 राजनीतिक दल हैं और जिसमें से मुश्किल से 400 या 500 ऐसे होंगे जो चुनाव लड़ते होंगे। 2000 तो ऐसे हैं जो चुनाव ही नहीं लड़ते। और अभी पीछे चुनाव आयोग ने कई राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द भी की है, क्योंकि वो राजनीतिक दल चुनाव लड़ने का काम करते नहीं, राजनीतिक व्यवस्था में कोई अपना योगदान करते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ब्लैकमेल करने का और उनको एक्सप्लॉइट करने का काम करते हैं। तो चुनाव आयोग ने अभी मेरे ख्याल में 2 महीने हुए हैं ज्यादा से ज्यादा, अक्टूबर नवंबर में 300 राजनीतिक दलों की मान्यता चुनाव आयोग ने रद्द की। राजनीतिक दल गठित करना एक बात है और चुनाव लड़ना दूसरी बात है। चुनाव लड़के वोट लेना तीसरी बात है। चुनाव लड़के वोट लेकर सीट जीतना चौथी बात है और सीट जीतकर सरकार बनाना 5वीं बात है और सरकार बनाकर सत्ता में आकर व्यवस्था को बदलना 6ठी और सबसे बड़ी बात। जिस राजनीतिक दल के एजेंडे में सत्ता में परिवर्तन की भावना नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं बनता। यही बात कही थी भगत सिंह ने कि क्या फर्क पड़ता है अगर लॉर्ड इरविन के स्थान पर सर तेज बहादुर सप्रू जो है शासक बनकर बैठ जाए, जब तक व्यवस्था न बदले, जब तक अंतिम आदमी को उसका लाभ न मिले। गांधी ने जो कांग्रेस का पहला सेशन अटेंड किया था, उसमें यही बात कही थी कि ये कांग्रेस दावा करती है हिंदुस्तान के प्रतिनिधि होने का, लेकिन हिंदुस्तान का मतलब कलकत्ता बंबई के कुछ पढ़े लिखे वकील नहीं है सूट पहनने वाले। हिंदुस्तान का मतलब है 7 लाख देहात। जब तक हम उन 7 लाख देहात में खड़े होने वाले मजदूर और किसान के साथ खड़े ना हो, तब तक कांग्रेस हिंदुस्तान का प्रतिनिधि होने का दावा उसको नहीं करना चाहिए। गांधी ने कहा था 1917 में, जो उन्होंने कांग्रेस का सेशन अटेंड किया। यही सवाल किसी भी राजनीतिक पार्टी के सामने, हमारी पार्टी के सामने भी है जब हमने राजनीतिक पार्टी बनाई। अगर ये राजनीतिक दल इस समाज के सबसे अंतिम वर्ग के आदमी को अपने साथ नहीं जोड़ पाता, इस देश के गांव को जोड़ नहीं पाता, आज भी आजादी के 75 साल बाद इस देश की 70% आबादी अगर कहीं रहती है तो वो कलकत्ता बंबई दिल्ली में नहीं रहती, वो दूर दराज देहातों में रहती। तो राजनीतिक दल बनाने ना एक बात है और राजनीतिक दल के कार्यक्रम को समाज तक ले जाना, उस समाज की विचारधारा को परिवर्तित करना और सत्ता में पहुंचना और व्यवस्था परिवर्तन करना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य। और इस राजनीतिक दल का यही उद्देश्य होना चाहिए। राजनीतिक दल का मतलब एक संस्थापक या एक अध्यक्ष या एक पदाधिकारी नहीं है, तमाम लोग। जैसे परिवार होता है, जितने भी लोग हैं सबको बना के परिवार बनेगा ना। संगठन का मतलब भी यही है, जितने लोग हैं सबको मिलाकर संगठन बनेगा, किसी एक आदमी से संगठन नहीं बनता। जब तक ये बड़ा लक्ष्य मन में नहीं है, उसके हिसाब से प्रयास करने की क्षमता नहीं है, उसके हिसाब से प्रयास करने की मन में सोच नहीं है, तो राजनीतिक पार्टी बनाना एक बात है, उसको चला आप नहीं पाए। नया मजहब चलाना, नई पार्टी चलाना और नया अखबार चलाना या चैनल चलाना, तीनों बहुत कठिन है। जिसको जिस अखबार को पढ़ने का शौक होता है ना, वो उसी अखबार को पढ़ता है। जो जिस पार्टी का समर्थक है वो उसी पार्टी का समर्थक रहेगा, और जिसका जन्म जिस धर्म की विचारधारा में हो गया
उसको बचपन से उस धर्म की श्रेष्ठताएं और दूसरों की कमियां पता रहती हैं, उसका उसी में जीना आसान है। तो एक राजनीतिक पार्टी बनाकर इसको आम जनता तक ले जाना, ये इस पार्टी का उद्देश्य है। और उसी के तहत आज ये नियुक्ति विजय जुआठा जी की, जो देवरिया के रहने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष की जा रही है। विजय जुआठा जी एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ये वहां एक बड़े पर्यावरणविद और जल पुरुष के रूप में जाने जाते हैं और इतने सादगी से भरे हुए हैं कि कल सुबह 5 बजे इन्होंने बस पकड़ी और 3 बजे आके ये लाल कुआं उतरे। और लाल कुआं जब उतरे तो जो प्रदेश के हमारे प्रभारी अनिल सिन्हा जी की जिम्मेदारी थी कि 3 बजे ये विजय जुआठा जी को लाल कुआं से लेके आएंगे, लेकिन जुआठा जी ने 3 बजे इन्हें फोन नहीं किया। 3 बजे आए और पूछा कि बस अड्डा किधर है, तो एक ऑटो लेके बस अड्डे पे पहुंचे और हमने यहाँ व्यवस्था कर रखी थी इनके रहने के लिए, नाश्ते पानी के लिए, कि यहाँ गर्म पानी मिल जाएगा, नहाएंगे धोएंगे। 3 बजे ही जो गवर्नमेंट का वो होता है उसमें ठंडे पानी में नहा धो के, और सिन्हा जी ने ही 5 बजे इन्हें फोन किया कि जुआठा जी अभी पहुंचे नहीं होंगे, मैं तो ये सोच रहा था अभी आप थोड़ा और आराम कर लो तब आपको मैं फोन करूं तब आप। तो ऐसे व्यक्तित्व को हमने अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना है। वास्तव में जैसा राजनीतिज्ञ को होना चाहिए। ये नहीं कि नेताजी आए लैंड क्रूजर गाड़ी से आए हैं और उनके आते ही 50 बॉडीगार्ड उतर गए और पीछे 200-300 लड़के और आ गए और जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते चले गए। वो शोशेबाजी वाली बात नहीं है। तो ऐसे सादगी के आदमी को इस पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष चुना है ताकि परिश्रम करके इस प्रदेश के एक एक गांव तक इस पार्टी को ले जाया जा सके। जितनी भी राजनीतिक दल हैं, आप तमाम का कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिए। किसी राजनीतिक दल को जनता का दल ऐसे ही लोग बनाते हैं, और जब वो जनता का दल बन जाती है पार्टी, फिर ऐसी इस व्यवस्था की मजबूरी है कि जो बेचारा काम करने वाला पदाधिकारी होता है वो तो सबसे पीछे खड़ा हो जाता है। फिर उस नगर के, उस जिले के, उस प्रदेश के और उस देश के जो बड़े बड़े सेठ हैं वो मंचों पर काबिज हो जाते हैं। ये भी तमाम राजनीतिक दलों के सामने चुनौती है। हमारा बहुत सारे राजनीतिक दलों से मिलना जुलना है, उनके कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना है। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं कि यार जब ये पार्टी में कुछ भी नहीं था तो दरी बिछाने वालों में हम थे, और जब ये पार्टी आज पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक सत्ता में आ गई है तो हमें कोई जानता भी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के अंदर भी ऐसे कार्यकर्ताओं की भीड़ है, समाजवादी पार्टी के अंदर भी ऐसे कार्यकर्ताओं की भीड़ है, कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे कार्यकर्ताओं की भीड़ है। तो ये भी इस पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो हमारे वास्तव में आज काम करने वाले लोग हैं, अगर कभी इस पार्टी की ताकत बन जाए तो सबसे पहला सम्मान उन्हीं का ही होगा। उनको वो सम्मान, वो उनकी पहचान बनी रहनी चाहिए जो बेस की होती है। देखिए, इमारत कितनी भी बड़ी बना के ले जाइए। एक विद्वान हुए थे शेख सादी, ईरान के विद्वान थे बहुत बड़े। शेख सादी ने यह बात कही थी कि मिस्त्री जब इमारत बनाता है, अगर बुनियाद की पहली ईंट तिरछी रख दे तो ऐसा तो हो सकता है ये इमारत आसमान छू जाए, लेकिन ये रहेगी तिरछी। तो जहां बुनियाद की ईंटें तिरछी हो जाएंगी वो इमारत कभी भी सीधी नहीं हो सकती। मेरी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन है कि इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कोई भी कार्यकर्ता ये महसूस ना हो उसको कि मेरे साथ ये इनजस्टिस कहीं से कहीं तक हुआ। अगर ऐसा कोई महसूस करता है तो ये पार्टी का दोष माना जाएगा। पार्टी का मतलब है जैसे आपकी संतान है। इस देश में पहले राजतंत्र था, राजा भी वेतन भोगी कर्मचारी होता था, पूरी व्यवस्था का मालिक नहीं होता। आज भी वही व्यवस्था है। प्रधानमंत्री हैं, वो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनका भी एक वेतन है, लेकिन जो शासक होता है उसके लिए संतान जितनी भी है, चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी भाषा की हो, किसी भी क्षेत्र की हो, तमाम लोग उसके बच्चों जैसे हैं। अगर आप अपने संगठन के लोगों को अपने बच्चे जैसा नहीं मान सकते तो भी पार्टी चलाने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं बनती। आपको अपना दुख और सुख छोड़कर उनके सुख दुख में पहले खड़ा होना पड़ेगा, तब पार्टी मजबूती से आगे चल पाएगी। तो साथियों, कुछ बातें मैंने कही, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में भी मैंने बात बताई आपको, उनके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन समय की बात देता है। एक दो बात छोटी छोटी और बताकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम को आगे चलाएं।
जैसे एक सामान्य सी धारणा है इस देश में और एक संगठन विशेष ने उसको भली भांति प्रचारित करके आम आदमी के मस्तिष्क में बैठा दिया है कि गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संबंध बहुत ज्यादा खराब है। बड़ी चर्चा होती है इस बात की कि नेताजी के साथ गांधी ने ये किया, गांधी ने वो किया। कभी गांधी को नेताजी के पीछे से खड़े होकर मारने की कोशिश होती है, कभी भगत सिंह के पीछे से खड़े होकर मारने की कोशिश होती है, कभी किसी और के माध्यम से मारने की कोशिश होती है। और ये सारा काम एक संगठन विशेष के लोग करते हैं। वो संगठन विशेष के लोग जो इस देश की आजादी में अपने 3 आदमी नहीं बता सकते, 3 भी, हेडगेवार के अलावा अगर वो कोई दूसरा तीसरा नाम बताते जिनने आजादी की लड़ाई में कोई कुर्बानी दी हो, लेकिन सबसे ज्यादा टारगेट करने की कोशिश की है। गांधी जी में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में जो केवल मतभेद था, विचारधारा था। नेताजी ये मानते थे कि हिंसक तरीके से ही देश को आजादी दिलाई जा सकती है। गांधी का इसमें हल्का सा मतभेद था कि हिंसा करने लायक शक्ति अभी हमारे पास नहीं है। आप कल्पना कीजिए 1920 में जब गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया और चौरी चौरा की, देवरिया जिले में चौरी चौरा पड़ता है, वहां एक घटना घटी जहां कुछ पुलिस वालों को जलाकर मार दिया गया। गांधी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया। बड़ी आलोचना हुई कि गांधी ने ऐसे टाइम पर आंदोलन को वापस ले लिया जब देश पूरा आंदोलित होने के लिए तैयार था। लेकिन आप कल्पना करो 1920 में अगर अंग्रेज गांधी, पटेल, नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जितने उस जमाने के कांग्रेस के 10-20 बड़े नेता उठाकर उन्हें फांसी टांग दे, तो क्या हम उनका कुछ कर सकते थे? नहीं कर सकते। गांधी इस बात को जानते थे कि बंदूकें हमसे ज्यादा अंग्रेजों के पास हैं, ये हमारे को पूरी तरीके से कुचल देंगे। 1939 में जिस समय विश्व युद्ध शुरू हुआ, फिर गांधी का और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का संवाद हुआ और नेताजी ने कहा, बापू स्वर्णिम अवसर आया हुआ है, ऐसा मौका हमको पूरी दुनिया में कभी नहीं मिलेगा, 1000 साल में भी नहीं मिलेगा। इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध में घिरा हुआ है जबरदस्त तरीके से, अगर हम इस समय फौज बनाकर आजादी की लड़ाई लड़ें तो हम सफल हो सकते हैं। गांधी ने कहा, सुभाष, मुझे नहीं लगता हम अब भी हथियारों से इन्हें हरा पाएंगे। पहली बात ये कही और फिर एक बात और कही, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो तो अगर तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हें सफलता का जो सबसे पहला तार मिलेगा वो महात्मा गांधी का मिलेगा। तो उन्होंने उनकी पीठ को भी थपथपा दिया। और नेताजी ने जिस जमाने में जाकर वहां आजाद हिंद सरकार बनाई, आजाद हिंद फौज बनाई, उसमें सबसे पहली ब्रिगेड का नाम उन्होंने गांधी ब्रिगेड रखा। आप कल्पना कीजिए एक आदमी जो अहिंसा की बात करता है, जब सुभाष चंद्र बोस लड़ाई के लिए ब्रिगेड बनाते हैं तो उसका नाम गांधी ब्रिगेड रखते हैं। दूसरी ब्रिगेड का नाम नेहरू ब्रिगेड रखते हैं। नेहरू और नेताजी को भी लड़ाने की बहुत कोशिश होती है। तीसरी ब्रिगेड का नाम उन्होंने अपने नाम पर सुभाष ब्रिगेड रखा। उन्होंने किसी ब्रिगेड का नाम सावरकर ब्रिगेड या दीनदयाल उपाध्याय ब्रिगेड या गोलवलकर ब्रिगेड रखा। इसी से कल्पना कर सकते हैं नेताजी का उनके बारे में क्या विचार है। 1938 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उन दिनों कांग्रेस के अंदर ड्यूअल मेंबरशिप का सिद्धांत था कि आप कांग्रेस के सदस्य रहते हुए किसी दूसरी पार्टी का सदस्य भी बन सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे और कांग्रेस के भी सदस्य थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हिंदू महासभा के सदस्य थे और कांग्रेस के भी सदस्य थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो कम्युनिस्ट पार्टी के भी सदस्य थे और कांग्रेस के भी सदस्य थे। समाजवादी तो थे ही कांग्रेस के अंदर, अलग पार्टी बना के, लेकिन कांग्रेस के ही अंदर ही। तब नेताजी ने यही नियम बनाया था कि कोई भी सांप्रदायिक दल का व्यक्ति, सांप्रदायिक दल उनकी नजर में उस जमाने में 2 थे, हिंदू महासभा सावरकर के नेतृत्व वाली और जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग, कोई भी व्यक्ति जो कांग्रेस का सदस्य है इन सांप्रदायिक दलों का सदस्य नहीं रह सकता। आपको एक पार्टी की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आइडिया। तो जो इन लोगों में जो संघर्ष है ना, वो वैचारिक संघर्ष है, कोई पद का संघर्ष नहीं है। इन्हें कल्पना भी नहीं थी किसी को कि हमें कभी पद आजादी की लड़ाई में मिल पाएगा। तो इतना सम्मान एक दूसरे का करते थे। और गांधी को राष्ट्रपिता भी अगर किसी आदमी ने कहा तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। गांधी संवैधानिक रूप से राष्ट्रपिता नहीं है, राष्ट्रपिता का कोई पद नहीं है। लेकिन जैसे बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है, जेपी को लोक नायक कहा जाता है, इसी तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2 बार गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। एक 22 फरवरी 1942 को, जिस समय उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया था, नेताजी ने एक बड़ा भावुक पत्र लिखा जिसमें कस्तूरबा गांधी को राष्ट्रपिता, राष्ट्रमाता और गांधी को राष्ट्रपिता कहा। और उन्होंने उसको में लिखा कि ये अंग्रेज हिंदुस्तानियों को प्रताड़ित करते हैं, गांधी को प्रताड़ित करते हैं, चाहते हैं इनकी ताकत टूट जाए, लेकिन ये जानते नहीं है गांधी और हिंदुस्तानी किस मिट्टी के बने हुए हैं, इन्हें तोड़ना बहुत ज्यादा कठिन है। और दूसरी बार 6 जुलाई 1944 को
उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। हम एक नारा सुनते हैं ना, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का जो वो भाषण है, उसके अंदर नेताजी ने बड़े इमोशनल होकर कहा था, अरे ओ राष्ट्रपिता, मैं इस पवित्र जंग के लिए तुमसे आशीर्वाद मांगता हूं। एक आदमी किसी दूसरे को राष्ट्रपिता कह रहा है, और सुभाष चंद्र बोस जैसा आदमी अगर किसी को राष्ट्रपिता कह रहा है, तो उस आदमी के प्रति उसके दिल में कितना सम्मान होगा, कितना मान होगा और कितना बड़प्पन का भाव होगा, इस बात से हम कल्पना कर सकते हैं। तो आदरणीय साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा सदन की गतिविधि को आगे चलाएं, और सभी पार्टी के लोगों से निवेदन है कि अपने मन की शंका को छोड़ के पार्टी से जुड़ लें। मुगल साम्राज्य की बात है, एक राजा को लड़ने के लिए उनकी मां ने भेजा कि बेटा जाओ वहां जाकर अपने लोगों की रक्षा करो, लड़ने के लिए जाओ। वो अटक नदी पड़ती है आज पाकिस्तान में, वो वहां जाकर अटक गए। कई दिन हो गए युद्ध लड़कर वापस नहीं आए। मां ने पत्र भेजा कि बेटा वापस कैसे नहीं आए, तो उन्होंने कहा मां, अटक नदी में पानी चढ़ा हुआ है, बाढ़ आई हुई है, निकलना मेरा संभव नहीं है। तो मां ने पत्र दोबारा उन्हें भेजा, 2 ही लाइन लिखी कि सारी भूमि राम की, या में अटक कहां, जिसके मन में अटक है सो ही अटक रहा। तो अगर पार्टी को चलाना है, आगे बढ़ाना है, तो मन की अटक को पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, आगे आइए, साथ जुड़िए, आप देखेंगे कि वास्तव में एक बड़ा परिवर्तन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।